Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. फ्रेंड्स चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर में अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या था उसमें? डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो। ओके हम लोग अभी तक डाइपोल का जितना भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इक्वेटोरियल लाइन और जितने भी सवाल बोर्ड से रिलेटेड थे वो हम लोग अब तक सब कुछ देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड लिहाज से, और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो रहेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपका टॉपिक है ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है 2 और 3 मार्क्स के लिए, तो इसे हमारी ड्यूटी है अच्छे से समझना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसे एंड तक समझा दूं। इसमें जितने भी बोर्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे वो सारे हम लोग आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। देखो मैंने क्या किया है, एक मैंने 2 प्लेट मानी है, समझिएगा। जैसे आपके रूम में एक दीवार है पॉजिटिव, ये रही वो, और आपके रूम की उसके सामने वाली दीवार जो है ये रही वो है नेगेटिव। ओके बच्चों, सो बताइए ये पॉजिटिव प्लेट है, ओके ये नेगेटिव प्लेट है। ओके तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी। सिंपल है भाई, देखो ध्यान से, हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर्स में पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। तो मतलब बच्चों ध्यान से देखिए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे से बराबर गैप पे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं वो कैसे फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो आपका आंसर होगा ये जो आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, ऐसे सेटअप लगाया और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया। ठीक है भाई, तो हमारा काम हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया है। अब मैंने क्या किया बच्चों ध्यान से देखना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रूम में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है वो भी कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रूम में बच्चों मैंने इस तरीके से डाइपोल को रख दिया ऐसे। जैसे ये रूम है, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है और ये लिया मैंने यहाँ पे डाइपोल को ऐसे रख दिया प्लेस करके। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? डाइपोल का मतलब एक चार्ज नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव दूसरा चार्ज, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। क्या होता है डाइपोल? डाइपोल इज सिस्टम ऑफ 2 equal and opposite charges separated by a small distance। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने इस रूम में जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डाइपोल को रख दिया। बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है भाई। डाइपोल पे एक चार्ज नेगेटिव ए पॉइंट पे और दूसरा चार्ज है पॉजिटिव बी पॉइंट पे। ओके, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है बच्चों। वो डिस्टेंस कितना है? 2L। तो यहां तक हमने क्या देख लिया, डाइपोल ये रहा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिए, -q से +q की तरफ क्या होता है, किसकी डायरेक्शन होती है याद करिए, -q से +q की तरफ किसकी डायरेक्शन है? हमारे डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर की। ठीक है भाई, ये बना दिया मैंने। ओके अच्छा, ये भी लिख दिया मैंने, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी चीज, ये डायरेक्शन किसकी है बच्चों? ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये किसकी डायरेक्शन है? तो सिंपल, ये डायरेक्शन है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है भाई। अच्छा ये देखिए 2L क्या है यहाँ पर? 2L इज द डाइपोल लेंथ। ओके 2L इज द डाइपोल लेंथ। अब बच्चों ये जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है P, ध्यान से देखिए, ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रखा है। तो सिंपल जरा ध्यान से देखिए वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर इस तरीके से, तो ये कितना एंगल है? कोई ना कोई एंगल है दोनों के बीच में, तो वो एंगल है बच्चों थीटा। ओके यहां तक का सारा डिस्क्रिप्शन था इस डायग्राम का। आपको ये डायग्राम पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से बना करके आना है ताकि आपको कोई मार्क्स डायग्राम पे कट ना हो सके। अब इसको सिंपल वे में समझते हैं, क्या इसमें डेरिवेशन आएगा। आप लोग मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा इसमें। देखते हैं बच्चों। नाउ मुझे बताइएगा बच्चों, फोर्स एक्टिंग, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज -q will be, बच्चों बताओ इस -q वाले चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो किस डायरेक्शन में लगेगा? सोचिए बच्चों। तो आप कहेंगे भाई ये -q है, तो बच्चों बताओ -q वाला चार्ज किस तरफ मूव करेगा? तो आपका आंसर बहुत सिंपल है, ये -q वाला चार्ज किसकी तरफ भागेगा? माइनस वाली प्लेट की तरफ या प्लस वाली प्लेट की तरफ? तो आपका आंसर बहुत सिंपल है, -q वाला चार्ज सिंपल प्लस वाली प्लेट की तरफ मूव करेगा।
तो ये है फोर्स की डायरेक्शन जो कि माइनस क्यू पे लगने वाली है, ठीक है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और माइनस क्यू किस तरफ, माइनस क्यू वाला जो चार्ज है वो किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चों, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। वैल्यू क्या होगी इसकी, तो जरा याद करिए अपने पिछले लेक्चर से, जब आपके पास एक चार्ज होता है Q, जब वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा होता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो याद करिए E, F और Q को कंबाइन करने वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, F, एक याद करिए E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, याद है वाला फॉर्मूला। तो यहां से F की वैल्यू क्या हो जाती थी बच्चों, यहां से F की वैल्यू हो जाती है Q इनटू E, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है। चलिए so this is force on minus q charge, force on the minus q charge बच्चों को कितना होगा, वो होगा q into e, मुझे सिर्फ वैल्यू लेके चलनी है, ओके, साइन नहीं लेना चार्ज का। और बच्चों डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ऑपोजिट, याद करिए क्या है, ध्यान से देखिए इसमें, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चलिए अब बात आती है बच्चों, ये बताओ उस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, चलो यहाँ पे लिख भी लेते हैं Q इंटू E, ठीक है भाई। चलो अब इस पे आ जाओ, फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज, तो जरा ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू चार्ज जो है ये प्लस वाली प्लेट की तरफ मूव करेगा, प्लस वाली प्लेट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या माइनस वाली प्लेट की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सिंपल भाई, प्लस वाला चार्ज माइनस वाली प्लेट की तरफ मूव करता है, तो यहां से हमने क्या सीख लिया, इस प्लस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो यहां इस तरीके से ऐसा लगेगा। अच्छा बच्चों, तो यहां से हमने क्या सीखा, प्लस वाला जो चार्ज है वो किस तरफ मूव करेगा, प्लस वाला चार्ज वो किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लेते हैं इस चीज को, नाउ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स acting on the charge plus Q will be, तो बच्चों को कितना होगा, तो सिंपल बताइए फिर दोबारा से, फोर्स ऑन द चार्ज प्लस Q। अच्छा बच्चों बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी है साफ साफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके हर पॉइंट पे वैल्यू और डायरेक्शन सेम होती है। जैसे मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायरेक्शन है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं। तो मान लो कोई पॉइंट है ये A, दूसरा पॉइंट है बच्चों ये B, तीसरा पॉइंट है ये C। तो बच्चों A पॉइंट पर जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही वैल्यू B पर भी होगी और वही वैल्यू C पर भी होगी। जो डायरेक्शन A पॉइंट पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही B पर भी होगी और वही C पर भी होगी, क्योंकि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके हर पॉइंट पे वैल्यू भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E मानी है मैंने, तो मुझे वहां पे भी कितनी वैल्यू माननी पड़ेगी, सिंपल E मतलब ये E की वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम हो सकती है, 3 न्यूटन पर कूलम, कुछ भी। याद रखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी मानी है A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की E, तो मुझे वहां पे भी कितनी माननी पड़ेगी, सिंपल E। सो F इज इक्वल्स टू Q इनटू इस पॉइंट पे B पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू कितना है, अगेन Q, ओके। सो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन क्या माननी पड़ेगी मुझे, E, F इज इक्वल्स टू QE। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, QE। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वैल्यू सेम होगी, जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ वही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ। अगर यहाँ पे मैंने E मानी है तो यहाँ पे मुझे E ही माननी पड़ेगी। लेकिन बच्चों इस वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, तो मतलब अब मैं आपसे एक क्वेश्चन बच्चों ये जानना चाहता हूं, इस पे फोर्स QE इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स QE इस डायरेक्शन में, तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना, ध्यान से देखिए, मुझे ध्यान से देख करके बताइए। इस पॉइंट पे QE, इस पॉइंट पे भी QE, लेकिन वो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस पे नेट फोर्स कितना। ध्यान से देखो बच्चों, ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं इस तरफ खींचता हूं 2 न्यूटन से, और फिर मैं इस पॉइंट पे खींचता हूं इसको इस तरफ 2 न्यूटन से, तो नेट फोर्स इस पे कितना,
आंसर देखिए सिंपल, नेट फोर्स इस पे 0। तो यहां पे मैं लिख देता हूं उस चीज को। सो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल placed in external uniform electric field is 0। बहुत बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल इस तरीके से लिखते चलना है, डेरिवेशन को कोई मार्क्स नहीं कट करेगा आपका। सो यहां से देखिए हमने लिख दिया फोर्स ऑन द माइनस क्यू चार्ज, हमने लिख लिया फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज, फिर हमने बताया कि नेट फोर्स कितना है, हमने एग्जांपल भी दिया कि नेट फोर्स 0 क्यों है। ठीक है भाई, जितना फोर्स इस तरफ है उतना ही फोर्स इस तरफ है, सो नेट फोर्स 0। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइएगा जरा, ये आपके पास एक रॉड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इस एग्जांपल को समझ लिया तो टॉपिक पूरा समझ आ गया। ये आपके पास एक रॉड है, इस रॉड को मैं इस तरफ खींचता हूं 2 न्यूटन से, ठीक है, और इस रॉड को बच्चों मैं इस तरफ खींचता हूं 2 न्यूटन से। तो क्वेश्चन मेरा ये है, बताओ बच्चों ये वाली जो रॉड है वो किस तरफ मूव करेगी, क्या ये मूव करेगी या नहीं करेगी? तो आप कहेंगे इस पे नेट फोर्स कितना है, इस पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, सो इट विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगी मतलब ये किसी लीनियर डायरेक्शन में, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन मतलब जब एक बॉडी किसी एक लीनियर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है पूरी की पूरी बॉडी, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगता है तो बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करती है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है। यहां देखिए इस पे नेट फोर्स कितना है, 0, तो ये किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ओके, अब बच्चों अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो नेट फोर्स 0 था ना, अब ध्यान समझना। अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों, अब बताइए ये वही बॉडी रखी हुई है ए और ये बी, ठीक है, वही बॉडी है सेम, इस पे लगा इस तरफ 2 न्यूटन और इस तरफ भी लगा इस पे 2 न्यूटन। अब बताओ बच्चों, ठीक है, अब बताओ ध्यान से देख करके, अब क्या ये नेट फोर्स पे है या नहीं है? अभी भी नेट फोर्स कितना है इस पे, अभी भी एफ नेट कितना है इस पर, अभी भी एफ नेट 0 है। क्या अब ये ट्रांसलेशनल मोशन होगा? अब भी नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। लेकिन कुछ और देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जरा सोचो, जैसे साइकिल का जो हमारा पेडल होता है, साइकिल का पेडल इस तरीके से है, आप एक पैर से इसे इस तरफ पुश करते हो और दूसरे पैर से पीछे की तरफ पुश करते हो, तो पेडल जो है आगे नहीं बढ़ता, वो पेडल अपनी जगह घूमने लग जाता है। बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी बॉडी पे 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहे हो, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी बॉडी पे 2 इक्वल फोर्सेस और ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन वो दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन में लग रहे हो, मेरा कहने का मतलब एक फोर्स इस लाइन में लग रहा हो तो दूसरा फोर्स इस लाइन में लग रहा हो। हमारे इससे पिछले वाले केस में दोनों फोर्सेस सेम लाइन में थे, देखिए एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, दोनों फोर्सेस की लाइन क्या थी बच्चों, एक यही लाइन थी, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, तो दोनों की लाइन सेम थी, तो ना तो वो मूव कर रहे थे और ना ही घूम रहा था बॉडी ना तो घूम रही थी ना बॉडी मूव कर रही थी आगे पीछे। लेकिन यहां देखो बच्चों, यहां दोनों फोर्सेस, एक फोर्स तो इस लाइन में लगा हुआ है, एक फोर्स इस लाइन में लगा हुआ है, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दोनों फोर्सेस डिफरेंट लाइन में लगे हुए हैं। तो जब दो फोर्सेस, 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन में लगे होते हैं, तो बच्चों वो क्या क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं टॉर्क। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास का टॉपिक, 11th क्लास के टॉपिक का भैया नाम मत लिया कीजिए, है ना। तो अभी यहां समझ लीजिए इसे, कहां पे टॉर्क का क्या यूज है, सिर्फ इतना समझ लो, व्हेन 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस act along different line, then they create a torque, तो वो बच्चों टॉर्क क्रिएट करते हैं। आपको ये चीज यहां लिखनी पड़ेगी, ओके, आपको यहां पे, क्योंकि और वो टॉर्क से होगा क्या बच्चों, उस टॉर्क से ये बॉडी क्या करेगी, घूमने लग जाएगी। जैसे फोर्स से बॉडी एक ट्रांसलेशनल मोशन करती है, फोर्स से बॉडी एक लाइन में मूव करती है, इसी तरीके से टॉर्क से बॉडी अपनी एक्सिस पे घूमने लगती है। टॉर्क जरूरी है बॉडी को घुमाने के लिए, फोर्स जरूरी है बॉडी को एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। जैसे फैन है,
फैन मूव करता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई आपने स्विच ऑन किया, क्या फैन मूव कर रहा है? आप कहेंगे हाँ भाई फैन मूव कर रहा है। तो फैन मूव करते करते कहां चला गया? आप कहते हैं नहीं, फैन तो मूव करते करते कहीं नहीं गया। मतलब फैन पे फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स, नेट फोर्स कितना है? 0। नेट फोर्स की वजह से वो फैन कहीं मूव नहीं करेगा आगे पीछे। लेकिन नेट फोर्स 0 है, लेकिन उस पर नेट टॉर्क 0 नहीं है, जिसकी वजह से वो घूमता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सो नेट फोर्स होता है तो बॉडी लीनियर मोशन करती है, अगर नेट टॉर्क होता है बॉडी पे तो वो एंगुलर मोशन करती है, घूमने लगती है। तो हमारे वाले केस में क्या बच्चों टॉर्क लग रहा है बॉडी पे? क्या हमारे वाले केस में टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, नेट फोर्स नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अलग अलग लाइन में लग रहे हैं। एक फोर्स इस लाइन में लग रहा है बच्चों और एक फोर्स इस लाइन में लग रहा है। तो दोनों फोर्स ऑपोजिट लाइन में है, अलग अलग डायरेक्शंस में है, अलग अलग लाइन में है, तो एक टॉर्क क्रिएट करेगा। आपको ये चीज यहां लिखनी पड़ेगी। पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो बच्चों मेरी कोशिश है पूरा आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने की। मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। एज, इसके बाद आप यहां लिखेंगे, इसे भी पूरा मिटा देते हैं हम लोग। एज both the forces acting on the dipole are in different line of action, are in different line of action। मतलब दोनों फोर्सेस बच्चों सेम लाइन में नहीं, अलग अलग लाइन में लग रहे हैं। आर इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, एक फोर्स इस लाइन में है तो दूसरा फोर्स इस लाइन में है। सो बोथ द फोर्सेस क्रिएट टॉर्क as both the forces have same magnitude as well as opposite डायरेक्शन। बच्चों बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैंने इस चीज को लिख भी दिया है यहाँ पर, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, दोनों की सेम वैल्यू है और दोनों अलग लाइन ऑफ एक्शन में है, तो ये टॉर्क क्रिएट करेगा, इसकी वजह से ये डाइपोल रोटेट करेगा। अब बच्चों याद करिए 11th क्लास की नॉलेज से टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर टॉर्क की कंडीशन मैंने आपको बता दी, टॉर्क की क्या कंडीशन होती है मैंने आपको बता दी है। अब टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करके हमारा आंसर हमारे पास आ गया। तो देखिए, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क का जो फॉर्मूला है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, magnitude of force, magnitude of either force, भाई दोनों फोर्स बराबर है, किसी भी एक फोर्स के वैल्यू को ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। मतलब आपको दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स की वैल्यू ले लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे। तो बच्चों बताओ, एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? एक फोर्स इस लाइन में है, जरा मैं इसे मिटा देता हूं, जरा बच्चों बताओ मुझे, एक फोर्स इस लाइन में, एक फोर्स इस लाइन में, तो उन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? तो इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो है। तो इधर देखिए वो कौन सा होगा, यहां पर ये रहा बच्चों O। OB is the perpendicular distance between both the forces। बहुत सिंपल है ये। तो देखिए बच्चों यहाँ पे, therefore torque is equals to, फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों? QE। फोर्स की वैल्यू क्या है? QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है बहुत ज्यादा सिंपल, क्या आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू? कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये अगर 2L है तो, और बच्चों ये एंगल कितना होगा? ध्यान से देखो, ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्यों एंगल है थीटा? अरे भाई ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, अरे भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये, तो ठीक है भाई, ये एंगल हो गया थीटा।
अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों जल्दी से बताओ मुझे ये वाली साइड क्या होगी, ओबी वाली साइड इस ट्रायंगल में। सो क्लियरली यहां ओबी लिख देते हैं, ओबी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक आप नोट करिए, फिर मैं मिटा रहा हूं इसे। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। अब इसे जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। सो देयरफॉर टॉर्क को बच्चों टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंबल है इसका टाउ। टाउ QE इंटू ओबी की वैल्यू क्या है बच्चों? सो ओबी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहां से, ये है हाइपोटेन्यूज, ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। सो साइन थीटा का हमें हेल्प लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ओबी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज है 2L। ओके, सो यहां से OB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2L sin थीटा। 2L sin थीटा, देखिए ध्यान से आप, OB sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है 2L और OB तो आपको निकालना था, ये किसके बराबर है? sin थीटा के बराबर। तो सिंपल बच्चों यहां से टाउ की वैल्यू हो गई Q इंटू 2L। याद करो Q इंटू 2L क्या होता है? तो सिंपल Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, PE sin थीटा, और यहां पे लिख देंगे Q बिकॉज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। Q इंटू 2L P तो होता है, तो हमारा ये टॉर्क का फॉर्मूला सिंपली हमने डिराइव कर लिया है बच्चों। अच्छा, एक चीज और यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां से एक चीज और लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। याद करिए मैंने इसे ऐसा क्यों लिख दिया, याद करिए 11th क्लास की नॉलेज से, फिर दोबारा 11th क्लास आ गया भैया। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? AB sin थीटा। A वेक्टर की वैल्यू B वेक्टर की वैल्यू इनटू sin थीटा, यही तो होता था। तो देखिए एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और फिर sin थीटा है, तो इसको क्या लिख सकता हूं वेक्टर की फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अच्छा बच्चों, ये है हमारा ऑल अबाउट टॉर्क। तो बताइए बच्चों ध्यान से, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी? इट विल बी, तो टॉर्क क्या होगा बच्चों? तो टॉर्क विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहां से देख सकते हैं हम लोग, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं, हम पूरा कॉन्सेप्ट आज देख लेंगे टॉर्क का फुल A to Z इसमें। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसे निकालेंगे कैसे, क्या है वो रूल, तो लिख देते हैं यहां पे, एंड its direction is perpendicular to both P vector and E vector and can be given by right hand थंब रूल। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे भूलिएगा मत, इसे समझाते हैं हम लोग। बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने, दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरी क्वांटिटी आई, देखो डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट किया, उससे एक तीसरी क्वांटिटी निकल के आई टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? तो बच्चों याद रखना, जो दो क्वांटिटी है, याद रखिएगा, अगर दो क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरी क्वांटिटी अगर बन के आती है, तो वो जो तीसरी क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन इसके भी और इसके भी, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। मतलब आपका ये है टॉर्क की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट वेक्टर के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने यहां लिखा है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और दूसरी चीज हम इसे कैसे बता सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, तो इस वाले केस में अगर मैं लेता हूं बच्चों, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसकी डायरेक्शन बताओ, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आप लोगों को कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। हमने बताया राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से डायरेक्शन बताएंगे। कैसे? देखो बच्चों, आप क्या करना, अपने हैंड को
पी वेक्टर की डायरेक्शन में रख लेना। डाइपोल मूवमेंट का पी वेक्टर तो आपको दिख रहा है बच्चों माइनस से प्लस की तरफ, उसकी डायरेक्शन में अपने हैंड को रख लो। ठीक है भाई, रख लिया, ये रहा। और अपनी फिंगर्स को ध्यान से समझो, अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पहला काम, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में अपने हैंड को रखिए, रख लिया भैया, ये रहा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को मोड़ लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। तो देखिए भाई, ऐसे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ लिया। तो बच्चों जिस तरफ आपका थंब है, जिस तरफ आपका थंब होगा, जिस तरफ आपका थंब इंडिकेट करेगा, वही डायरेक्शन आपके टॉर्क की होगी। तो बच्चों देखिए इस तरीके से इनवर्ड है, देखिए ध्यान से, ये ऐसा, तो ये इनवर्ड आंसर आया। सो देखिए क्या ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है? हाँ जी है। ये डाइपोल मूवमेंट और ये आपका टॉर्क, देखो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ध्यान से देखिए, ये देखिए परपेंडिकुलर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये रहा। तो क्या हमारा टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है? हाँ जी, देखिए टॉर्क ऐसे लगा हुआ है ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही तो है, ओके। और डाइपोल मूवमेंट के भी परपेंडिकुलर है। तो देखिए हमारा टॉर्क इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड का रूल करना है यूज। और बच्चों याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड। पी वेक्टर की डायरेक्शन में हैंड को रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो। जिस तरफ आपका थंब आएगा वही डायरेक्शन आपके टॉर्क की होगी। सो इस वाले केस में क्या होगा बच्चों? इनवर्ट। क्या होगा? इनवर्ट डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली इनवर्ट। तो हमने डायरेक्शन सीख ली है, बहुत अच्छे से सारी चीजें सीख ली हैं। एक चीज और रह जाती है यहाँ पर, क्या है वो? तो वो है आपके पास कि भाई इसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो बच्चों टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, याद करिए। टॉर्क SI unit of torque is न्यूटन मीटर। बच्चों क्यों बोल रहा हूं मैं न्यूटन मीटर? अरे सिंपल है भाई, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का। अरे सिंपल सी बात है भाई, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, बात खत्म। सो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अच्छा बच्चों, क्या मेरी बात आप समझ पाए? सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट टॉर्क के बारे में। एक और बात बहुत जरूरी बता देते हैं, एक बात और रह जाती है कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया? PE sin थीटा। अच्छा, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। बच्चों अगर आपका थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ तो अगर थीटा 0 रखो या 180 डिग्री रखो तो क्या आएगा टॉर्क की वैल्यू? तो यहां से बच्चों टॉर्क की वैल्यू आएगी 0। सो टाउ यहां से हो जाएगा 0, क्योंकि बच्चों साइन 0 कितना होता है? 0। सो टॉर्क पूरा 0 हो जाएगा। या फिर साइन 180 क्या होता है? साइन 180 अगेन 0 होता है। सो टाउ 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपका डाइपोल, बेटा ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है? ये थीटा है डाइपोल मूवमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो डाइपोल मूवमेंट है, इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अब समझो, अगर थीटा 0 हो जाता है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो चुकी है। इसका मतलब ये कंडीशन है। देखो बच्चों, ये ऐसा कुछ मैं ऐसे बना करके दिखाता हूं। यहां अगर आपका डाइपोल ऐसे रखा होता बच्चों, -q और +q, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये वाली। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों? अगेन यही वाली। तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो यहां पे टॉर्क 0 है। मतलब डाइपोल घूमेगा नहीं अगर ऐसे रखा हुआ है तो। दूसरी चीज, अगर बच्चों आपका डाइपोल ऐसे रखा होगा, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, एक एक चीज समझ लो यहां पर, +q और ये -q और ऐसा। अगर आपका डाइपोल ऐसे रखा होता, मतलब -q वाला चार्ज इस तरफ है, +q वाला चार्ज इस तरफ है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी इस बार? इस तरफ। तो देखिए डाइपोल मूवमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब इस बार एंगल कितना है? 180 डिग्री। और अगर ऐसी कंडीशन है तो बच्चों फिर दोबारा से आपका डाइपोल मूव नहीं करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, इस केस में भी टॉर्क कितना होगा? 0। अब बच्चों इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो सिंपल बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो टॉर्क यहां पे हो जाएगा P into E मैक्सिमम। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि टॉर्क कब लगना
जीरो होता है। टॉर्क कब नहीं लगता डाइपोल पे, तो आप कहेंगे जब डाइपोल मूवमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के या तो सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो टॉर्क नहीं लगता। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कब टॉर्क डाइपोल पे मैक्सिमम लगेगा, तो आप कहना अगर आपका डाइपोल ऐसे रखा हो बच्चों, अगर आपका डाइपोल बच्चों अगर ऐसे रखा है, ध्यान से देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू, ध्यान से देखो इस वाले केस में डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों, ध्यान से देखो, सिंपल, दोनों के बीच में एंगल है 90। तो इस केस में टॉर्क डाइपोल पे मैक्सिमम लगेगा और वो वैल्यू कितनी होगी, P इंटू ई। तो बच्चों हमने आज इस टॉर्क के बारे में सारे कुछ डिस्कस किया, हमने बताया कि अलग अलग केसेस क्या होते हैं टॉर्क से रिलेटेड, हमने सारा डिस्कशन बोर्ड रिलेटेड डेरिवेशन देखा, किस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में, किस तरीके से डेरिवेशन कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें आज हमने देखी, एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिल चुका है आपका टॉर्क से रिलेटेड। तो बच्चों अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड बाय।